ये है हमारा नेबरहुड साउथ एशिया, जो इस वक्त लगातार क्राइसिस के दौर से गुजर रहा है। दोस्तों, आपने नोटिस किया होगा, कभी श्रीलंका, कभी बांग्लादेश, कभी नेपाल, तो कभी पाकिस्तान और अफगानिस्तान। हर कुछ महीनों में हमारे नेबरहुड से एक बड़ी खबर आती है। हर जगह कुछ न कुछ अनरेस्ट चल रहा है। आजकल गवर्नमेंट्स बहुत तेजी से गिर रही हैं, और अगर बात करें प्रोटेस्ट की वजह से गिरने वाली सरकारों की, तो श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल ये सब रिसेंट एग्जाम्पल हैं। जहाँ कोई भी मास मूवमेंट खड़ा होता है, वहाँ गवर्नमेंट को सोचने समझने का टाइम नहीं मिलता और सत्ता तेजी से पलट जाती है। और इन सब के बीच में है इंडिया, जो एक स्टेबल डेमोक्रेसी के रूप में खड़ा है, लेकिन इस रीजनल इंस्टेबिलिटी से डायरेक्ट इम्पैक्ट हो रहा है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम जानते हैं कि साउथ एशिया के हर एक नेबर में क्या क्राइसिस चल रहा है, ये इंस्टेबिलिटी इंडिया के लिए क्या मतलब रखती है, और सबसे इम्पॉर्टेंट, इंडिया इस सिचुएशन को कैसे नेविगेट कर सकता है। दोस्तों, अगर आप साउथ एशिया का मैप देखें तो ये एक ऐसा रीजन है जहां डाइवर्सिटी के साथ साथ इनस्टेबिलिटी भी है। हर कंट्री अपने यूनिक चैलेंजेस से जूझ रहा है। कहीं इकोनॉमिक कोलैप्स है, कहीं पॉलिटिकल अनरेस्ट, कहीं सिविल वार और कहीं रेडिकल रिजिम्स। लेकिन इन सब का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है इंडिया पर, क्योंकि हम इनके बीच में हैं। तो चलिए एक एक करके हर नेबर के क्राइसिस को समझते हैं। नॉर्थ में है नेपाल, जहां कुछ दिनों पहले करप्शन और सोशल मीडिया बैन के खिलाफ प्रोटेस्ट शुरू हुए और धीरे धीरे वो प्रोटेस्ट वायलेंट हो गए। लोगों ने पार्लियामेंट में घुसकर आग लगा दी, सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रपति भवन और बड़े बड़े बिल्डिंगों को जलाया और मिनिस्टर को ढूंढ कर अटैक किया। 16 घंटे के अंदर ही सिचुएशन इतनी बिगड़ गई कि नेपाल की गवर्नमेंट गिर गई और प्राइम मिनिस्टर को देश छोड़कर भागना पड़ा, और अब वहां इंटरिम गवर्नमेंट की सरकार बनी है। ठीक वैसे ही ईस्ट की तरफ है बांग्लादेश। ये क्राइसिस अभी हमारी मेमोरी में ताज़ा ही है। पिछले साल ढाका में कंट्रोवर्शियल कोटा सिस्टम के खिलाफ स्टूडेंट प्रोटेस्ट शुरू हुए। यूथ को लगा ये अनफेयर है, लेकिन मूवमेंट जल्दी ही रेडिकल ग्रुप के हाथ में चला गया और रेबेलियन बन गया। कुछ ही दिनों में पीएम शेख हसीना को इंडिया भागना पड़ा, जिसके बाद यूनुस की इंटरिम गवर्नमेंट बनी। ये क्राइसिस इंडिया के लिए एक बड़ा चैलेंज बना, क्योंकि बांग्लादेश के साथ हमारी लॉन्ग बॉर्डर है और यूनुस एंटी इंडिया सेंटिमेंट रखते हैं, जिसके कारण क्रॉस बॉर्डर सिक्योरिटी और ट्रेड सब डायरेक्टली इम्पैक्ट हो रहे हैं। अब चलते हैं ईस्ट में म्यांमार। 2021 में मिलिट्री ने इलेक्टेड गवर्नमेंट को हटा दिया और तब से वहां सिविल वॉर चल रहा है। एथनिक आर्म ग्रुप आर्मी के खिलाफ लड़ रहे हैं। इलेक्शन का प्लान है, लेकिन ग्राउंड पर सिचुएशन बिल्कुल अनस्टेबल है। ये इंडिया के लिए एक सिक्योरिटी कंसर्न है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के स्टेट जैसे मणिपुर और नागालैंड म्यांमार से बॉर्डर शेयर करते हैं। इस वजह से रिफ्यूजीज और इलीगल एक्टिविटीज का रिस्क हमेशा बना रहता है। और अब साउथ में चले तो साउथ में है श्रीलंका। 2022 में श्रीलंका डेब्ट के बोझ में डूब गया था। इन्फ्लेशन हद से ज़्यादा बढ़ गए थे। लोग मेडिसिन, फ्यूल और फूड तक अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। ये सिचुएशन इतनी खराब हो गई कि मैसिव प्रोटेस्ट शुरू हो गए। लोग सड़कों पर उतर आए और एक रूलिंग फैमिली जो डेकेड से पावर में थी, इनको भी देश छोड़कर भागना पड़ा। और अब अगर वेस्ट में देखें तो वहाँ है पाकिस्तान, जहाँ सिचुएशन बिल्कुल अलग है, लेकिन उतनी ही कॉम्प्लिकेटेड। पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि रियल पावर आर्मी चीफ के हाथों में होती है। फॉरेन पॉलिसी हो या इकोनॉमी, सब कुछ आर्मी कंट्रोल करती है। और पाकिस्तान का एक ही कॉमन मिशन है, इंडिया के खिलाफ ट्रबल क्रिएट करना। पाकिस्तान के ऊपर है अफगानिस्तान, जहां अब तालिबान रिजिम पावर में है। 2021 में जब यूएस फोर्सेस ने अफगानिस्तान छोड़ा तो तालिबान ने पूरा कंट्रोल ले लिया। अभी तक तालिबान ने इंडिया के लिए कोई डायरेक्ट थ्रेट नहीं दिखाया है, लेकिन ये भूलना नहीं चाहिए कि तालिबान एक रिग्रेसिव, रेडिकल और ऑप्रेसिव ग्रुप है। रिलायबल पार्टनर तो बिल्कुल भी नहीं। अफगानिस्तान का इंस्टेबिलिटी इंडिया के लिए एक लॉन्ग टर्म कंसर्न है, क्योंकि ये रिजिम टेररिज्म और एक्सट्रीमिज्म का हब बन सकता है। तो अब सवाल ये है कि ये सब अनरेस्ट इंडिया के लिए क्या मतलब रखता है। इंडिया एक स्टेबल डेमोक्रेसी है जिसमें सिविलियन लीडरशिप है और एक थ्राइविंग इकोनॉमी है,
लेकिन जब आपका पूरा नेबरहुड क्राइसिस में हो तो ये आपको भी इम्पैक्ट करता है। कैसे? चलिए 2 बड़े पॉइंट से समझते हैं। इंडिया के लिए सबसे बड़ा कंसर्न है कि हमारी बॉर्डर्स इन सब देशों से जुड़ी हुई है। जब भी कोई नेबर कोलैप्स करता है या अनरेस्ट होता है, उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट इंडिया पर पड़ता है। बांग्लादेश, म्यांमार या श्रीलंका में क्राइसिस होता है तो रिफ्यूजीज इंडिया की तरफ आते हैं। ये एक ह्यूमैनिटेरियन इशू भी है, लेकिन इसके साथ ही सिक्योरिटी चैलेंज भी बन जाता है। दूसरा रिस्क है क्रॉस बॉर्डर थ्रेट्स, जैसे टेररिस्ट और स्मगलर्स जो अनस्टेबल रीजन्स में सेफ हेवन ढूंढते हैं। इसी के साथ एक और सेंसिटिव मुद्दा है डेमोग्राफिक्स का। जियोपॉलिटिक्स का एक सिंपल रूल है, अगर आपके नेबर्स स्टेबल हैं तो आप खिलते हो, और अगर अनस्टेबल हैं तो प्रॉब्लम आप तक भी पहुंचती है। यूएस, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, नॉर्डिक नेशन या एशियान कंट्रीज सब प्रॉस्पर हुए क्योंकि उनके नेबर्स काम और स्टेबल थे, जिसका लॉजिक बिल्कुल सीधा है। स्टेबल नेबरहुड का मतलब है स्टेबल बॉर्डर्स, और स्टेबल बॉर्डर्स अलाउ करते हैं कि आप अपना फोकस एजुकेशन, हेल्थ केयर, ट्रेड और डेवलपमेंट पर लगाएं। लेकिन जब नेबरहुड में अनरेस्ट हो तो वो एक अननेसेसरी डिस्ट्रैक्शन बन जाता है। अब बात आती है कि इंडिया इस सिचुएशन में क्या कर सकता है। दोस्तों, इंडिया अमेरिका नहीं है। हम अपने नेबर्स के इंटरनल अफेयर्स में डायरेक्टली इंटरफेयर नहीं करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है या रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। इंडिया का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो हमने हमेशा अपने नेबर्स की हेल्प की है जब भी जरूरत पड़ी है। 1971 में जब ईस्ट पाकिस्तान ऑपरेस्ट था, तब इंडिया ने मिलिट्री इंटरवेंशन करके बांग्लादेश को आज़ाद कराया था। ये एक हिस्टोरिकल एग्जाम्पल है इंडिया की रीजनल रिस्पॉन्सिबिलिटी का। नेपाल के केस में भी जब वहाँ कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट हो रहा था, तब इंडिया ने डिप्लोमेटिक चैनल्स के थ्रू इनपुट और सपोर्ट दिया था। और 2022 में जब श्रीलंका इकोनॉमिक कोलैप्स के कगार पर था, तब इंडिया ने बिलियंस ऑफ डॉलर की एड दी थी। इंडिया की प्रायोरिटी हमेशा क्लियर रही है, एक स्टेबल और पीसफुल नेबरहुड। इसके साथ ही इंडिया के पास रिसोर्सेज भी हैं और डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस भी, लेकिन सबसे बड़ा एसेट है हमारा लाइव एक्सपीरियंस एक मैच्योर डेमोक्रेसी के रूप में। इंडिया एक ऐसा देश है जिसमें 140 करोड़ लोग रहते हैं, डाइवर्स कल्चर है, और फिर भी हमने एक स्टेबल डेमोक्रेटिक सिस्टम बनाया है। ये एक्सपीरियंस इंडिया के नेबर्स के लिए एक इंस्पिरेशन हो सकता है। तो सवाल ये है कि इंडिया आगे क्या कर सकता है। दोस्तों, इंडिया के लिए सबसे इफेक्टिव स्ट्रेटेजी ये है कि वो अपने नेबर्स के साथ कंटिन्यूअस डायलॉग बनाए रखे। जैसे नेपाल के केस में इंडिया ने कहा कि एक क्लोज दोस्त और पड़ोसी होने के नाते हम उम्मीद करते हैं कि सभी पार्टीज रिस्ट्रेंट दिखाएंगी और अपने इशू को शांति और बातचीत के जरिए सॉल्व करेंगी। यह अप्रोच दिखाता है कि इंडिया प्रोएक्टिव है लेकिन इंटरफेयर नहीं करता। साथ ही इकोनॉमिक असिस्टेंस भी एक पावरफुल टूल है। जैसे श्रीलंका के क्राइसिस में इंडिया ने बिलियंस की एड दी, जो ह्यूमैनिटेरियन भी थी और लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के लिए क्रूशियल भी थी। लेकिन ये सब इतना सिंपल नहीं है। इंडिया के सामने कुछ बड़े चैलेंजेस भी हैं। चाइना साउथ एशिया में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है, स्पेशली श्रीलंका, नेपाल और बांग्लादेश में। इंडिया को इस कंपटीशन को केयरफुली नेविगेट करना होगा। इसके अलावा इंडिया खुद एक डेवलपिंग नेशन है। अपने इंटरनल चैलेंजेस जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ केयर और एजुकेशन पर फोकस रखना भी जरूरी है। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी नॉन इंटरफेरेंस पर बेस्ड है, इसलिए डायरेक्ट इंटरवेंशन लिमिटेड है और डिप्लोमेसी ही प्राइमरी टूल रहेगा। दोस्तों, इंडिया एक ऐसा देश है जो न सिर्फ अपने लिए बल्कि पूरे रीजन के लिए स्टेबिलिटी चाहता है। हमारे पास रिसोर्सेज हैं, एक्सपीरियंस है और गुडविल भी है, लेकिन ये जर्नी इजी नहीं होने वाला है। साउथ एशिया का फ्यूचर डिपेंड करता है इस बात पर कि हम सब मिलकर कैसे काम करते हैं। इंडिया एक लीडर के रूप में आगे बढ़ सकता है, लेकिन इसके लिए पेशेंस, डिप्लोमेसी और स्ट्रेटेजिक थिंकिंग चाहिए। आपको क्या लगता है, इंडिया को इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? अपने थॉट्स कमेंट्स में जरूर शेयर कीजिए, और अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।